कसाब के बयान और भारत की जांच रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि आईएसआई और लश्कर तैयबा ने मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि 10 दिन बाद ही भारत की जो स्पेशल फोर्स थी वह एलओसी पार करके पीओके के अंदर रातों रात ही घुस गई। आतंकियों ने आरडीएक्स से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ जवानों के काफिले में ले जाकर घुसा दिया। पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हम निर्दोष हैं, लेकिन जब अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया तो इनके धुएं उड़ गए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 25 साल में भारत पर हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान का ये हाथ है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे भारत पर हुए 5 आतंकी हमलों का सच, जिसमें पाकिस्तान का हाथ साफ साफ प्रूफ हुआ। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है संसद हमला। देखिए, जिन 5 आतंकियों ने संसद हमले पर अटैक किया था, ये आतंकी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से आए और सीधा संसद में घुसकर अटैक कर दिए। ये आतंकी पहले से ही दिल्ली में किराए के मकान पर रहते थे और इनकी जो खाने पीने वाली चीज होती थी, जितनी भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होती थी, ये सारे ओजीडब्ल्यू करते थे। ओजीडब्ल्यू आप ऐसे समझिए, ओजीडब्ल्यू मीन्स ओवरग्राउंड वर्कर। ये वो लोग होते हैं जो खुद तो हथियार नहीं उठाते हैं, लेकिन आतंकियों को रहने की जगह, खाने पीने की व्यवस्था करना हुआ, किसी भी लोकेशंस का मैप देना हुआ, और जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, ओजीडब्ल्यू को पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये हम ही लोगों के बीच में आम नागरिक की तरह मिलकर रहते हैं और अंदर से आतंकियों का फुल सपोर्ट करते हैं। अब एक दिन ये 5 आतंकी दिल्ली के करोल बाग जाते हैं और वहां पर मोटर डीलर से एक सफेद एम्बेसडर कार खरीद लेते हैं। फिर उसी कार पर भारतीय गृह मंत्रालय और संसद का फर्जी स्टिकर लगा देते हैं। यहां तक कि भारत सरकार का जो नंबर प्लेट होता है, ये लोग उसको भी लगा देते हैं। आपको याद होगा, उस टाइम जितने भी एमपी और एमएलए होते थे, उनकी गाड़ी पर रेड बियाकॉन लाइट यानी हूटर लगा होता था। ये आतंकी उस हूटर को भी एम्बेसडर के ऊपर लगा देते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब दिन आता है 13 दिसंबर 2001। ये आतंकी कार में बैठते हैं और उस कार में आरडीएक्स जितने भी विस्फोटक सामान थे उसको लेकर संसद की ओर चल देते हैं। अब करीब 11:30 पर जैसे ही संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होता है, ये 5 आतंकी संसद में घुस जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करने लग जाते हैं। इस हमले में 6 सुरक्षाकर्मी, 1 माली और 1 पत्रकार शहीद हो जाता है। काफी देर तक मुठभेड़ चलती है और सभी 5 के 5 आतंकियों को मार गिराया जाता है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, क्योंकि यह कोई आम अटैक नहीं था, यह सीधा संसद पर ही अटैक था। इसके कुछ दिन बाद ही भारत की जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि इस हमले की साजिश लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर रची थी। अब आप ये पूछेंगे कि साबित कैसे हुआ कि ये जो हमला हुआ था वह लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने मिलकर रची थी? तो देखिए, दिल्ली पुलिस की विशेष सेल जो थी, उन्होंने फोन रिकॉर्ड्स और वहां पर जितने भी चश्मदीद गवाह थे उनके बयानातों पर और जितने भी पैसे की लेन देन हुई थी उनके ट्रेल के आधार पर यह बताया गया कि हमला लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के दिशा निर्देश पर ही हुआ था। और सिर्फ यही नहीं, जांच में यह भी पाया गया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का भी इसमें हाथ था। और बाद में इस हमले का जो मुख्य आरोपी निकला, जो अभी मैंने वीडियो में बताया था कि इन 5 आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था, रहने की व्यवस्था दिया, जितने भी खाने पीने की चीजें थी उसको प्रोवाइड कराता था, यह कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का रहने वाला अफजल गुरु निकला, जिसे 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में शामिल होने का आरोपी और दोषी ठहराया गया और उसे 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। इस हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान से कड़ी कार्रवाई की मांग की। भारत ने यूएनएससी, एफएटीएफ, इंटरपोल, यूरोपोल, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और थिंक टैंक जैसे आरएनडी, कार्नेगी को विस्तृत डोजियर सौंपे, जिसमें इस हमले की पूरी साजिश, आतंकियों की पहचान और पाकिस्तानी लिंक के पुख्ता सबूत थे। यहाँ तक कि इंटरनेशनल फोरम ने भी भारत के इस रिपोर्ट को बहुत ही सीरियसली लिया और एफएटीएफ ने तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट तक में डाल दिया। हालांकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जून 2018 में डाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में तो डाला, लेकिन इसके लिए 18 साल क्यों लग गए? तो इस चीज को मैं वीडियो के आखिरी में सारी कड़ियों को लिंक करके बताऊंगा। अब देखिए, संसद अटैक के बाद उस टाइम भारत का रिटेलिएशन क्या था? ऐसा नहीं है कि उस टाइम भारत कोई रिटेलिएशन नहीं करता था, बस उसका तरीका अलग था।
तो देखिए उस टाइम एनडीए की सरकार थी और संसद सत्र का टाइम चल रहा था, तो उस टाइम कई सारे मंत्री जो थे वो उसी संसद में थे। और इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव इतना बढ़ गया था कि भारत ने तो ऑपरेशन पराक्रम के तहत लगभग 5 लाख सैनिक सीमा पर तैनात कर दिए थे, जिससे दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अब इसके कुछ साल बाद यानी 26 नवंबर 2008 को भारत पर फिर से आतंकी अटैक होता है और लोकेशन होता है मुंबई। ये वही अटैक होता है जिसमें अजमल कसाब जिंदा पकड़ा जाता है। मुंबई अटैक को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब स्टेट के अंदर एक जिला पड़ता है लाहौर और इसके अंदर एक जगह पड़ता है मुरीद के। यहीं पर उन आतंकियों को बेसिक ट्रेनिंग दी गई और यही वो जगह है जो लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी है। और इसी जगह पर हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी यहीं से ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी इन्हीं के थ्रू 2007 से प्लानिंग स्टार्ट होती है और इन आतंकियों को 2008 तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बेसिकली इन आतंकियों को हथियार चलाना, जीपीएस, नेविगेशन, समुद्री यात्रा और गोलीबारी चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि किसी भी सिचुएशन में ये लोग रुके नहीं और इनका प्लान फेल ना हो। देखिए ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैं भी सोर्सेज के बेस पे ही बता रहा हूँ। और इसका जितना भी लिंक्स है वह मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अब इन सब ट्रेनिंग के बाद दिन आता है 21 से 23 नवंबर 2008 और इसी के बीच में कराची बंदरगाह पाकिस्तान से 10 हमलावर एक हुसैनी बोट से रवाना होते हैं और साथ में AK-47, हैंड ग्रेनेड्स, जीपीएस डिवाइस, सैटेलाइट फोन लेकर रखते हैं। और 23 से 26 जनवरी 2008 के बीच ये आतंकी समुद्री मछली पकड़ने वाली एक जो नाव थी जिसका नाम था कुबेर, उसको हाईजैक कर लेते हैं। और जो इस नाव का कप्तान था जिसका नाम था अमर सिंह सोलंकी, उसको भी मार देते हैं। अब 28 नवंबर 2008 को करीब ये आतंकी 8:10 पर मुंबई पहुंचते हैं और वहीं कोलाबा के पास बंदरगाह डाक पड़ता है, वहीं पर रुक जाते हैं। अब देखिए ये टोटल 10 आतंकी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, 2-2 के ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं और जो भी इनका टारगेट सेट होता है वह उस लोकेशंस के लिए निकल जाते हैं। और करीब 9:20 से ये सारे आतंकी पूरे मुंबई में जगह जगह अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आता है, जिसको हम CST स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। उसी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 2 आतंकी कसाब और इस्माइल खान पहुंचते हैं और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब सोचिए करीब 20 मिनट की फायरिंग में 58 लोगों की डेथ हो जाती है और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी लोकेशन पर लियोपोल्ड कैफे जो एक रेस्टोरेंट और बार भी है और ये वही जगह है जहां पर सबसे पहले अटैक हुआ था। 2 आतंकी यहां पर जाते हैं और फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें 11 लोगों की डेथ हो जाती है और करीब 28 लोग घायल हो जाते हैं। इनके लिस्ट में 3rd नंबर पर जो था वह था होटल ताज। यहाँ पर भी कुछ आतंकी जाते हैं और बम धमाके, आगजनी, फायरिंग ये सारी चीजें करने लगते हैं। यह ऑपरेशन सबसे लंबा ऑपरेशन था और करीब 3 दिन तक चलता है और इस अटैक में 31 लोगों की जान चली जाती है। इनके टारगेट पर 4th लोकेशन था ओबराय ट्राइडेंट होटल। इस अटैक में करीब 30 से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, जिसमें कुछ फॉरेनर भी थे। और सबसे लास्ट लोकेशन जो था वह था नरीमन हाउस। ये वही हाउस है जहां पर यहूदियों को हेल्प किया जाता है। यहाँ जो यहूदी टूरिस्ट होते हैं वो अक्सर रुकते हैं। आतंकियों ने इसे भी नहीं छोड़ा और करीब 6 सिविलियंस को मार देते हैं। बात यह है कि प्रूफ कैसे हुआ। देखिए ये अटैक करीब 60 घंटे तक चलती है और जितने भी आतंकी थे सबको मार दिया जाता है। लेकिन एक जो अच्छी चीज होती है, इन सारे आतंकियों में एक आतंकी बचता है जिसका नाम था अजमल कसाब, जो CST स्टेशन से भागते वक्त पकड़ में आया। और उससे जब पुलिसिया अंदाज में पूछा गया तो कसाब ने खुद कबूला कि वह पाकिस्तान का ही रहने वाला है। और बाद में जांच में प्रूफ भी हुआ कि कसाब के DNA और फिंगरप्रिंट्स पाकिस्तान के रिकॉर्ड से मैच करते हैं। कसाब और अन्य आतंकियों की थुरैया सैटेलाइट फोन कॉल्स लश्कर ए तैयबा कमांडर्स लखवी और सज्जीद मीर इन्हीं से ट्रेस हुई। आतंकियों के पास से मिले GPS में पाकिस्तानी पोर्ट और मुंबई की जो लोकेशन थी वह प्री फीड थी।
इनफैक्ट डेविड कोलमैन हेडली, जो कि अमेरिकी पाकिस्तानी डबल एजेंट था, उसने एनआईए को बताया कि उसने लश्कर के लिए मुंबई की रेकी की थी। इस इंसिडेंस के बाद कसाब के बयान और भारत की जांच रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि इस हमले की जो प्लानिंग थी वह लश्कर तैयबा और आईएसआई ने मिलकर रची थी और भारत ने अमेरिका के एफबीआई को पूरे सबूत दिए और एफबीआई भारत खुद आके जांच करता है और यह पुष्टि करता है कि जो हमले की प्लानिंग हुई थी वह पाकिस्तान से ही हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आरोपी पाए गए उसका नाम है हाफिज सईद, जो कि लश्कर तैयबा का प्रमुख है और पाकिस्तान में खुलेआम भी घूमता है। दूसरा जकीउर रहमान लखवी, जो अभी मैंने वीडियो में बताया था ऑपरेशन कमांडर था। तीसरा है डेविड हेडली, जो कि अमेरिकी नागरिक है जिसने रेकी किया था, उसको अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। चौथा सज्जीद मीर, जो कि आईएसआई एजेंट है। हमले का मॉड्यूल जितना भी संचालन हुआ था पाकिस्तान में वो इसी ने किया था। और कुछ टाइम बाद यूएस, यूके और बाकी सारी जो कंट्रीज थी उसमें अधिकतर जितनी भी कंट्रीज थी वह सारे मिलकर लश्कर तैयबा और हाफिज सईद को आतंकी घोषित कर देते हैं। और अमेरिका ने तो हाफिज सईद पर $10 मिलियन का इनाम तक रख दिया था। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है पठानकोट एयरबेस अटैक। फिर बेनकाब हो चुका है। The Pakistan appointed joint investigation team has 6 terrorists entered the Pathankot airbase. देखिए 1 जनवरी की रात को पंजाब पुलिस के एक अफसर एसपी सलविंदर सिंह अपने कुक मदन गोपाल और दोस्त राजेश वर्मा के साथ एक शिव मंदिर है जो कि नरोट जयमाल सिंह एरिया जो है, जो कि बॉर्डर के बिल्कुल करीब पड़ता है, वहां पर दर्शन करने जाते हैं। और दर्शन करने के बाद जैसे ये लोग वापस लौटते हैं वहीं रास्ते में 6 आतंकवादी इस गाड़ी को रोकते हैं और उनकी जो मल्टी यूज एसयूवी थी महिंद्रा 500 उसको हाईजैक कर लेते हैं और बाकी जो सलविंदर सिंह थे और उनके साथ जो 2 लोग थे उनको बांध कर नीचे फेंक देते हैं। अब 2 जनवरी 2016 सुबह के अंधेरे में आतंकी एयरबेस की बाउंड्री फांद कर अंदर घुस जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वह जस्ट एक्टिव हो जाती है और तुरंत रिटेलिएशन स्टार्ट कर देती है। एनएसजी कमांडो, गढ़वाल राइफल्स, आईएएफ गार्ड्स और पंजाब पुलिस को भी जस्ट तैनात कर दिया जाता है। यह ऑपरेशन करीब 5 दिनों तक चलता है और 6 आतंकियों को मार दिया जाता है। देखिए इस अटैक में करीब 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो जाते हैं, 5 रक्षा सुरक्षा, 1 भारतीय वायुसेना की गरुड़ कमांडो, 1 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये सारे लोगों की डेथ हो जाती है और ऑलमोस्ट 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं और सभी 6 के 6 आतंकियों को मार दिया जाता है। देखिए अब प्रूफ कैसे हुआ। हमले के तुरंत बाद ही भारत में मारे गए आतंकियों के पास से मिले जीपीएस डिवाइसेस, फोन कॉल्स रिकॉर्डिंग, पाकिस्तान से आए हथियार और मोबाइल नंबरों को जांच में शामिल किया गया। भारत सरकार ने इन सारे सबूतों को पाकिस्तान के साथ सार्वजनिक तौर पर साझा किया। अब आप ये सोचिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे मोहम्मद की भूमिका इसमें बिल्कुल साफ पाई गई थी। इस हमले के बाद भारत ने पहली बार पाकिस्तान की जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसको बुलाया और एनआईए ने एयरबेस का जो भी सीमित हिस्सा था उसको दिखाया और जितने सबूत थे उसको भी दिए। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान की मीडिया और उनकी जो खुद की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनके सूत्रों ने दावा किया कि भारत तो कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया, उल्टा पाकिस्तान में कहा गया कि हमला खुद भारत ने ही करवाया था। अब करीब 9 महीने बाद ही सेम ईयर में ही फिर से अटैक होता है, उरी अटैक। उरी में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। आतंकवादी निहत्थे जवानों को निशाना बनाने की मंशा के साथ The first statement that they made the attack that's taking place. These 17 soldiers lost their lives in a terrorist attack. देखिए 18 सितंबर 2016 की सुबह 5:30 बजे जैसे मोहम्मद के 4 आतंकवादी जम्मू कश्मीर आते हैं और वहां के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर अंधाधुंध अटैक करने लग जाते हैं। अब दिक्कत यह था कि यह जो हमला हुआ वह सुबह के करीब 5:30 बजे के आसपास हुआ, जिस टाइम ज्यादातर जवान सो रहे थे। ऊपर से आप ये सोचिए कि ये आतंकी करीब 3 मिनट में 17 हैंड ग्रेनेड्स फेंक देते हैं और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस इंसिडेंस में हमारे जो आर्मी थे उनको संभलने तक का मौका नहीं मिलता और चूंकि टेंट में आग फैल जाती है तो ज़्यादातर हमारे जो जवान थे वह इसी आग के चपेट में आने के चलते उनकी डेथ हो जाती है और इस हमले में 19 जवान शहीद हो जाते हैं और करीब 30 से ज़्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं।
जवाबी कार्रवाई में 6 घंटे तक मुठभेड़ चलती है और 4 के चारों आतंकियों को वहीं मार दिया जाता है। अब देखिए साबित कैसे हुआ। एनआईए की टीम जहां पर उरी अटैक हुआ था, 0 लोकेशन पर पहुंचती है और उस लोकेशन से करीब 67 प्रूफ इकट्ठा करती है, जिसका फॉरेंसिक जांच करती है। और जांच में पाया गया कि ये जो हमलावर थे, ये पाकिस्तान स्थित जो आतंकवादी संगठन है जैसे मोहम्मद, उससे जुड़े हुए थे। उनके पास से बरामद जीपीएस डिवाइस, हथियार, राशन और नक्शों पर मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान से आने वाले कॉल को इंटरसेप्ट किया और सबूत मिले कि हमले की साजिश आईएसआई और जैसे मोहम्मद ने रची थी। और इस बार भारत ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की, बल्कि 10 दिन बाद ही यानी 28 से 29 सितंबर की रात को भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स ने एलओसी पार करके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वहां घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। और इस सीक्रेट मिलिट्री मिशन में पीओके के अंदर 7 आतंकी लॉन्च पैड जो थे उनको तबाह कर देते हैं, जिसमें भारी संख्या में जितने भी आतंकी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। और ये सब करने के बाद सुरक्षित वापस आ जाते हैं। देखिए, भारत का यह जो अटैक था वह एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इससे सारे देश को एक मैसेज गया कि भारत की नीति अब बदल चुकी है। अब किसी भी हमले का जवाब उसकी जमीन पर आकर दिया जाएगा। इस लिस्ट में जो सबसे आखिरी नंबर पर आता है वह है पुलवामा अटैक। Upon call of 78 vehicles carrying around 25,000 No, it's a terrible thing going on right now in Pakistan and India. 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुबह से 78 गाड़ियों का एक विशाल काफिला 2500 से अधिक सीआरपीएफ जवानों को लेकर जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। सुरक्षा के तमाम इंतजाम थे, लेकिन बगल में एक एसयूवी गाड़ी खड़ी थी जो कि उस जत्थे का हिस्सा नहीं था, वह साइड में खड़ा था। और उस गाड़ी में बैठा था सुसाइड बम्बर, यानी वह आतंकी जिसका नाम था आदिल अहमद डार। ये आरडीएक्स से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ जवानों के काफिले में घुसाकर ब्लास्ट कर देता है। और इस एसयूवी में आरडीएक्स प्लस पेट्रोल प्लस धमाके का कॉम्बिनेशन इतना हाई था कि इस हमले में करीब 40 से ज्यादा जवान शहीद हो जाते हैं और करीब 35 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और साबित कैसे हुआ? इस बार तो पाकिस्तान की जैसे मोहम्मद ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली और वीडियो जारी करके बताया कि ये जो हमलावर है उसका नाम आदिल अहमद डार है, जो कि पुलवामा का ही निवासी है। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से आरडीएक्स जैसे पावरफुल एक्सप्लोसिव्स के विशेष अवशेष मिले और मोबाइल रिकॉर्ड्स व कॉल डिटेल्स के जरिए पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की सीधा लिंक सामने आया। और ये जो हमलावर था, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग और जैसे मोहम्मद का सरगना जो कि पाकिस्तान परस्त है, मसूद अजहर, उसके बयान ने पुष्ट किया कि यह हमला पाकिस्तान की धरती से संचालित आतंकवाद का ही नतीजा है। और भारत पर इस हमले के बाद यानी 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैसे मोहम्मद के बड़े ट्रेनिंग कैंप पर एयर स्ट्राइक कर दी। लगभग 300 से ज्यादा आतंकी मार गिराए गए। आपको याद होगा कि इसी ऑपरेशन के दौरान भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान के द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतनी बढ़ती है कि पाकिस्तान को अभिनंदन को भारत वापस लौटाना पड़ता है। यही नहीं, भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से वापस ले लिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसके तहत एक देश दूसरे देशों को व्यापारिक रियायतें देता था, अब उसको भी भारत वापस ले लेता है, जिससे पाकिस्तान का भारत से जो व्यापार था वह बिल्कुल खत्म हो जाता है। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा जिसे अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने समर्थन दिया। चीन ने पहले तो 4 बार वीटो लगाकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलवामा के बाद अप्रैल 2019 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण चीन को भी पीछे हटना पड़ता है और 1 मई 2019 को मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि संसद अटैक तो 2001 में हुआ था, तो पाकिस्तान को एफएटीएफ ने 2018 में क्यों ग्रे लिस्ट में डाला? तो इसको आप ऐसे समझिए, एफएटीएफ कोई भी कार्रवाई तुरंत नहीं करती, यह एक लंबी प्रक्रिया होती है। एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम होता है दुनिया भर में आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। एफएटीएफ किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में डालने से पहले उस देश की आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई पर निगरानी करता है। भारत ने संसद अटैक, मुंबई अटैक, पुलवामा, उरी, पठानकोट, इन सब पर जितने भी अटैक हुए थे उन सब के प्रूफ इकट्ठा किए और जितने भी मजबूत डोजियर्स थे
उनको इकट्ठा करके FATF और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स होते थे उनको सौंप दिया, लेकिन पाकिस्तान लंबे टाइम तक इसमें टाल मटोल करता रहा। हालांकि 2012 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में तो आया था, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक सुधारों के बाद यह बाहर हो गया था। लेकिन 2015 से 2018 के बीच भारत, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने दोबारा यह मामला उठाया कि पाकिस्तान अवैध फंडिंग को रोक नहीं रहा है और FATF ने 2018 में पाकिस्तान को ऑफिशियली ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब सोचिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत मानने वाले ये जो संगठन है उनके नाम मैं बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, US स्टेट डिपार्टमेंट, इंटरपोल, यूरोपोल, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक लाइक RAND, कार्नेगी, इन जैसे इंटरनेशनल लेवल पर सबने यह एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ही बार बार भारत के ऊपर आतंकवाद के जरिए हमला करता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान ये सारी चीजें इसलिए बार बार करता है ताकि वह कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रख सके। फिर भी पाकिस्तान ये कभी नहीं मानेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ये हमेशा से नीति रही है कि करो लेकिन मानो मत। सब्सक्राइब।